बंगाल और उसके साथ ही 4 अन्य राज्यों के चुनाव हुए और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ बंगाल जीता। असम में अपनी टैली को और बेहतर कर लिया है और इसी के साथ तमिलनाडु में एक नए तरीके की राजनीति उभर के सामने आई। नया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत लंबे अरसे बाद इस तरीके के परिवर्तन हमने देखे हैं। पूरे 5 राज्यों में अगर आप देखें तो एक तरीके का थ्रेड देखने को मिलता है। खासतौर पे बंगाल और तमिलनाडु में देखिए, जो ऐतिहासिक रिजल्ट है उसके मायने देशव्यापी राजनीति के क्या है, उसके मायने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है और पूरे विपक्ष के लिए उसके मतलब क्या है। बंगाल में जिस तरह की विवाद थे, जिस तरह के इश्यूज चल रहे थे एसआईआर को लेकर के, वायलेंस को लेकर के, और विपक्ष की धुरी में ममता बनर्जी सबसे मजबूत नेता मानी जाती थी, लेकिन वो किला भी ध्वस्त हो गया है और बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। बड़ी जीत है बीजेपी की। इसको समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि देश की राजनीति में बड़ी करवट है और आजादी के बाद बड़ा परिवर्तन अगर बंगाल में हुआ है तो उसके मतलब क्या है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, उनके राज्य में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। तो इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही देश में नैरेटिव्स जो चल रहे थे, जो बात चल रही थी, उसको लोग क्यों इतना मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। अभी बातचीत में आगे होगा कि राइटिंग ऑन द वॉल था कि बंगाल में क्या हो रहा है, लोग क्यों नहीं पकड़ पा रहे थे उसको। इस पे बातचीत करेंगे और समझने के लिए हमारे साथ आज विजय जी का इंटरव्यू मैं करूंगा। तो विजय जी, राजनीति ये गंगा तो बही बिहार से गंगा सागर तक और आप बहा रहे उल्टी गंगा। सर, बंगाल में वो नदी शायद हुगली है जो एक दिन में 2 बार उल्टा सीधा बहती है, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। तो ये कभी भी हो सकता है। तो आज मैं पूछूंगा, आप जवाब देंगे क्योंकि राजनीति को डेली बेसिस पे आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हो और आप मुझसे इस मामले में बहुत सीनियर है, बहुत बहुत ज्यादा। तो समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो कुछ भी हुआ, ये करते रहे जिंदगी भर, समझने की कोशिश करते रहे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हमेशा कहता हूँ कि हम लोग पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो कोशिश करते रहते हैं, समझते रहते हैं। और जैसे आप तो जानते ही मेरा इतिहास, बहुत बार फेल हुआ हूँ मैं। सर देखिए, जो फेल होता वही जीतता और जो कोशिश करता था, स्टूडेंट बने रहिए में फायदा है। जो लोग मास्टर बन गए थे इस पूरे चुनाव के दौरान, वो बुरी तरीके से फेल हुए हैं। उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे कि मास्टर जी लोग क्यों फेल हुए हैं। विद्यार्थी हमेशा जीतता क्योंकि वो कोशिश करता है। तो सर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पहला सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 राज्यों में चर्चा करेंगे, बंगाल और तमिलनाडु पे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा चेंज हुए, बाकी सब जगह तो रूटीन जैसा दिखता है। बंगाल में ये जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये क्यों हुई है एक, और इसके मायने क्या है, ये मैं समझाइए। सर 2 वजह समझते हैं। यदि पार्टी के नजरिए से समझें तो ये है कि जो तय कर लेता है कि जीतना है, शिद्दत जिसमें होती है, जिसमें भूख होती है, एक वो बड़ा कारण होता है। बिना भूख के आप खाना बनाते हैं, जितनी ज्यादा भूख होती है उतना ज्यादा ताकत के साथ आप काम। वो शिद्दत, वो भूख भारतीय जनता पार्टी में है। और बंगाल के नजरिए से देखें तो उसमें भी ये भूख थी बदलाव की, वो बदलना चाहता था, इसलिए वो थोड़ा सा सिमर किया बदले से बदलाव तक। ममता जी भी शायद उसको समझ गई थी, इसलिए वो बदले पर आई। भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव के लिए कहा। तो ये दोनों जगह, वैसे बंगाल और तमिलनाडु, दोनों बदलाव के चुनाव। और बदलाव केवल पॉलिटिकल पार्टीज के चाहने से नहीं होता। पॉलिटिकल मोदी जी चाह लें, ममता जी चाह लें, राहुल जी चाह लें तो नहीं होगा। जब जनता चाहती है तो होता है बदलाव। जनता क्यों चाहती है? क्योंकि जनता को पॉलिटिकल पार्टी ने इतना दबाव में ला दिया है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं। और उस समय कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिना ऑल्टरनेटिव के भी वो कहते हैं ये तो बदलना ही। मुझे लगता है ये दोनों चुनाव उस बदलाव की ओर इशारा करते हैं, बंगाल खासतौर से। कि बंगाल में जो पिछले 50 साल में जो कुछ हुआ, उसमें लेफ्ट पार्टी का शासन भी और उसके बाद ममता बनर्जी का शासन भी, वो दोनों एक्सटेंशन है। पार्टी का नाम बदला, बैनर बदला, लेकिन बंगाल के लोगों के हिसाब से शायद कुछ नहीं बदला। तो इसलिए ये 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, ये 15 साल की नाराजगी मत समझिए, इसे 50 साल की नाराजगी समझिए। 1977 से 2026, तो इतना जब गुस्सा बढ़ जाएगा तो फिर तो फट ही पड़ेगा ना। तो 79 से 2050 साल तक
लोग बर्दाश्त करते रहे। अगर ठीक से मुझे याद आ रहा है तो 2021 में भी बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी या सरकार से नाराजगी थी, और भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही बुरी तरीके से लग गई थी बंगाल जीतना है उसको। जी। तो इतना वक्त क्यों लगा, जनता इतना देर तक क्यों सहन करती रही? नहीं, एक बार तो उन्होंने किया है जब 2011 में ममता जी आई, जब वो लेफ्ट के शासन से, लेफ्ट की कुव्यवस्था, गुंडागर्दी या जो भी कह लें, उससे तंग आ गई, तो उन्होंने ममता को ले लिया बंगाल की बेटी के तौर पर। क्योंकि लेफ्ट पार्टी, नेशनल पार्टी भले ही थी, लेकिन वो बंगाली पार्टी की तरह से काम कर रही थी, तो उनको अल्टरनेट के लिए भी एक बंगाली पार्टी या बंगाली बेटी मिली, और उनको उम्मीद थी कि ममता जी वो उससे राहत दिलाएंगी, निजात दिलाएंगी। लेकिन वो निजात दिलाने के लिए बदलाव तो हो गया, लेकिन लेफ्ट का जो सिस्टम था वो सिमर करके ममता जी के साथ आ गया। अब 5 साल तो इसी में निकल जाते हैं कि भी हाँ देखेंगे बदलाव होगा नहीं होगा, फिर 5 साल और लगे, जिसमें ये कोशिश हुई जो 2021 के चुनाव में दिखाई देती है। उसमें यूं भी समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी शायद 2021 के चुनाव में उतना भरोसा नहीं हो पाया था, उसका संगठन में भी उतनी ताकत नहीं थी, बहुत सारी जगह पे वो उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ पाए थे, कि बहुत सारे इलाकों में वो नहीं लड़ पाए, जनता उस समय भी तैयार हो गई थी। कई बार होता है ना सर, भोजन बनाते हैं ना, तो दाल बना रहे हैं तो कुछ दाल 2 सीटी में पक जाती है, और आप क्या करते हैं कि 2 सीटी के बाद आपने तो आदत है कि वो दाल खानी है, तो आपने कुकर खोल कर देख लिया, लेकिन वो दाल नहीं पकती, क्योंकि वो दाल 5 सीटी में पकने वाली है। तो वो 2 सीटी में आधी दाल पकी थी 2021 में, जब 5 सीटी हो गई तो उसमें ज्यादा प्रेशर हो जाता है, और वो प्रेशर ने यहाँ पर लाकर इस जगह पर पहुंचा दिया, जिसे आप सरप्राइज करें। आपने कहा कि दीवार पर लिखा हुआ होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, क्या कहें उनको, नाम नयन सुख होता है, गॉगल्स आपने लगा रखे हैं तो आपको पता नहीं होता कि उनकी आंखें खुली हैं कि नहीं खुली, तो इसलिए आप सोचते हैं कि वो भी पढ़ रहे हैं दीवार पे लिखा हुआ। नहीं, वो तो मैं एक बार भी आपसे समझूंगा, नाम नैन सुख है उनका और वो पढ़ नहीं पा रहे थे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि पूरे पिछले 1 महीने के दौरान हमने देखा। और बहुत कई बार देखिए, विक्ट्री के बाद जिस तरह के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं पूरे बंगाल में, ये एक जर्क या तुक्के की जीत नहीं होती। आपने बिल्कुल सही कहा कि पब्लिक चाहती थी कि ये जीत हो, सिर्फ बीजेपी के चाहने से जीत नहीं हुई है। मैं 2021 का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि 2021 में भी पब्लिक बहुत ज्यादा पक चुकी थी और उसने वो प्रयास किया, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ, जो कि दाल पकी नहीं थी, समय नहीं था। तो बीजेपी या कोई भी सत्ताधारी दल जो वहां पे बदलना चाहता था उसको, वो क्या असेसमेंट में गलती कर रहे हैं? जैसे एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसको आप गलत सही जो भी आप बताएं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसको इवन पिछले साल तक 2025 तक वो ये शायद नहीं समझ पा रही थी कि उसको नो टू ममता से यस टू बीजेपी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। कन्वर्जन जो है वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहां प्री पोल वायलेंस होता है, पोल डे वायलेंस होता है, पोस्ट पोल वायलेंस होता है, तो कोई व्यक्ति मार खाने के लिए थोड़ी बना है। तो ये भरोसा उसको अंदर जगाना कि नहीं हम जीत जाएंगे और आप मार नहीं खाओगे, ये एक प्रॉमिस है, क्या गारंटी जीत जाओगे? इसलिए मैं कहता हूँ इस चुनाव का जो कॉइन वर्ड है ना, वो हाँ। प्रधानमंत्री ने दिया, भय और भरोसा। राइट। तो भय खत्म, भय जो है ना जिंदगी का सबसे बड़ा वो है संकट, समझे? वो कोई भी हो, ताकतवर लोग हो, बड़े बड़े जो आपके मित्र लोग होते हैं, बड़ी हवेलियों में बैठते हैं 25 मंजिला में, लेकिन उनके अलग भय होते हैं। जो चौल में बैठा हुआ उसके अलग भय हैं। भय से आदमी बहुत मतलब वो रहता है, और भय पर ये कोई भरोसा दिला दे कि ये डर खत्म हो जाएगा, डरो मत। जैसे हम बच्चों के साथ भी होता है कि बच्चों को ये भरोसा होता है, जैसे हम बच्चों को गोदी में खिलाते हैं और उछाल देते हैं, लेकिन वो डरता नहीं क्योंकि उसे भरोसा है। तो जिस जगह आपके हाथों का भरोसा मिल जाए तो वो डर खत्म होता है, वो यहाँ पर दिखाई दिया। ये हो सकता है कि 2021 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ये भरोसा नहीं दिला पाई, ट्रू, और वो डर बना रहा है कि ये तो चले जाएंगे दिल्ली वापस, है ना, हमको तो यही रहना है, हमको मारा जाएगा, प्री पोल पोस्ट पोल। और जो ये सीआरपीएफ वाला जो मसला हुआ, सीएपीएफ वाला, सेंट्रल आर्म फोर्सेस का, उसने उस भय को खत्म करने की कोशिश, बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
और वो आपको चुनाव के पोलिंग में भी नजर आ रही है। और फिर जैसे अमित शाह जी ने कहा कि भाई मैं 60 दिन तक भी ये रखूंगा, तो लोगों को लगा, बार बार मैं कह रहा था कि बंगाल में इलेक्टोरल वायलेंस में पोस्ट पोल वायलेंस भी इंपॉर्टेंट है। ट्रू। वो डर जो है वो इलेक्शन को असर डालता है। इलेक्शन के दिन वायलेंस होना तो रोक सकते हैं, इलेक्शन के बाद ज्यादातर जगह पर होता है ना, आप देखना मैं देख लूंगा तुझे बाद में। कॉलेजेस में भी हम ऐसा करते ना कि आप किसी ग्रुप से लड़ लिए और उसने पीट दिया, तो वो दूसरा होता है बोले मैं देखूंगा आऊंगा, तो आपके मन में धुक धुकी रहती है, ये तो आ ही जाएगा फिर पीटने। और जब आप ये भरोसा दिले देखेंगे कौन आता है, तो ये भरोसा जो 21 में पूरी तरह से शायद नहीं दिला पाई थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार उसने उसके लिए जितने बॉक्सेस थे, ये केवल भाषण से नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री ने कह दिया तो मान लिया। डरा हुआ आदमी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता, हम उस बात को नहीं समझ पाते। तो वो एक्शंस में भी उन्होंने काम किया और वो अंदर तक सिमर करके पार्टी चली गई लोगों के बीच में। एक जो बड़ी बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी क्या बंगाल जनता पार्टी बनेगी, जो भद्रलोक का हम बात करते थे, तो वहां पर मुझे लगता है, 1 मिनट में आधा मिनट लेना चाहता हूँ, कि जो बांग्लादेश में हिंसा हुई, हिंदुओं को मारे गए, कत्लेआम हुआ, मंदिर जलाए गए, ये सब हुआ, और उस पे ममता बनर्जी सरकार का रेस्पॉन्स नेगेटिव ही था, पॉजिटिव तो नहीं था, नेगेटिव था। उसने उस भद्रलोक को और उस समाज को डरा दिया कि कल को यहां पर भी ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो जब भय और ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके साथ साथ हिम्मत भी बढ़ जाती है आदमी की। जब आपके सामने आप मौत खड़ी हो तो आप कोई भी चीज करने के लिए तैयार हो जाते। ये भी एक बड़ा कारण होता है ना। तो वो डर ने और बड़ी ताकत उसको दे दी शायद, कि नहीं अब जो भी होगा देखा जाएगा। मतलब मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का भरोसा भी मैं कह रहा हूँ 70% है, तो वो 30% उस डर ने उसको हिम्मत दी। इस डरने से, इस मरने से तो अच्छा देखा जाएगा क्या, तो इसलिए वो वोटर खुलकर वहां निकल कर आया। सही। ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात आपने की। मुझसे इससे ये याद आता है कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे, लास्ट टू लास्ट ईयर थे, तब भी बांग्लादेश में बहुत हिंसा हुई थी और तब योगी जी का नारा था कि बटोगे तो कटोगे। दैट वर्कड इन महाराष्ट्र आल्सो। यस, तो वो भी वही है ना, डर है, वो बटेगा तो कटेगा क्या मतलब, डर को आप आइडेंटिफाई कर लो, सिग्निफाई कर लो। तो फिर अमित शाह जी का ये कहना कि 2 महीने तक रहेगी सीआरपीएफ, और खुद उन्होंने कैंपिंग की वहां पे, खुद कैंपिंग की, जाके 1 महीने तक रहे, तो वोटर को ले आए वहां तक कि नहीं आओ वोट डालो, केवल मन बनाने से नहीं होगा, वोट आप डालेंगे। ये किस्सा छोटा सा सुनाता हूं मैं। आपने अमित शाह जी के कैंप की बात की, बहुत अच्छी बात है, उसको समझेंगे। 92 में जब ये बाबरी मस्जिद गिरी तो देश भर में हंगामा हुआ, दंगे हुए, राजस्थान में भी बहुत दंगे हुए। जयपुर में उस समय चीफ मिनिस्टर थे भैरव सिंह शेखावत, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। बिल्कुल एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। तो डीजी या सीनियर ऑफिसर जो भी था मुझे याद नहीं, उसने सीएम को खबर की कि वहां पर एक मंदिर के इलाके में आज रात को बवाल हो जाएगा। बवाल हो जाएगा मतलब मारकाट होगी, दंगा होगा, ये सब। तो भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि अच्छा गाड़ी निकालो। अब पुलिस ऑफिसर कोई चीफ मिनिस्टर को तो ले जाएगा नहीं, बोले सर हम देख लेंगे, ये सब है और आप लीग के लिए बहुत रिस्की है। उनके नहीं, गाड़ी निकालो। वो गाड़ी में बैठे, हम भी उनके साथ 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 गए, और रात को 12 बज रहे थे। जो 2 इलाके जैसे होते हैं, इधर से दंगा होगा, इधर से होगा, उन्होंने बीच में खाट मंगवाई जो चारपाई होती है, और वो वहां पर चादर बिछाकर बैठ गए, भैरव सिंह शेखावत। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि यदि उस रात भैरव सिंह शेखावत, मैं भैरव सिंह शेखावत की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये भरोसे की बात कर, वो जो रात को बैठ गए, उस रात 50 लोग मारे जाते, 100 लोग मारे जाते, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक भी दंगा, एक भी पटाखा, एक भी बम कुछ नहीं छूटा, क्योंकि ये भरोसा हो गया कि ये आदमी बैठा है तो गड़बड़ नहीं। वो मुझे लगता है कि अमित शाह के वहां बैठने से भी हुआ। एग्जैक्टली। मैंने इसलिए इसको रेफरेंस किया, हो सकता है ये गलत रेफरेंस हो, लेकिन नहीं, सही रेफरेंस है ये। मैं इस बात को एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो जितने मित्र दोस्त थे बंगाल में, मैं उनसे फोन करके पूछता था, तो उनका एक ही कहना था कि यार
वो जो बाद में होगा ना उसकी गारंटी कौन लेगा? मन वही तो मैं क्या चाहता हूं बदलाव होगी, वोट देने जाना इज टफ। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ यार होना चाहिए, लेकिन वोट लेकिन कौन दे रहा है? कर कर 21 में सेम चीज थी, मुझे लगता है बीजेपी ने 21 में तैयारी नहीं की थी। वो इस बात तैयारी। को समझ ही नहीं पाए थे कि लोग चाहते हैं लेकिन वोट नहीं डालेंगे, वो हाँ, वो जो डर था उसको निकाल नहीं पाए थे ना निकाल नहीं वो पाए। और भय 24 का में पूरी तैयारी की। भय को जो भरोसे में बदलने का काम था वो काम 21 में नहीं हो पाया था। और शायद भारतीय जनता पार्टी को ही समझ में नहीं आया था कि असली प्रॉब्लम क्या है। यस, बिल्कुल आई एग्री। मैं यही कह रहा हूं कि 21 में वो समझ ही नहीं पाया था कि बंगाल की असली समस्या क्या है, जिससे वोट कन्वर्ट होगा, जो कि इन्होंने अब समझा, वो भी दिवाली के बाद, तब उनको समझ में आया। तो खैर एनीवे, अब तो ये बन गई सरकार, जीत गए, बदलाव हो गया। इस जीत के, खास तौर पे बंगाल की जीत के, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मायने हैं? अब एक तो भारतीय जनता पार्टी तो ताकतवर को क्या कहें, वो तो सबसे ताकतवर हो गई और आज 22 राज्यों में वो भगवा फहरा दिया है आपने। लेकिन एक और मिथ आपके मित्रों का जो रहता था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हरा सकती, कांग्रेस और बीजेपी का जब आमने सामने मुकाबला होता है तो हारती है कांग्रेस और बीजेपी जीतती है, लेकिन वो रीजनल पार्टी से डरती है मुकाबले में। और रीजनल पार्टी को हराना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा टफ काम है कांग्रेस के बजाय। इस जीत ने उस मिथ को पूरी तरह से तोड़ दिया। वैसे ये मिथ टूटता रहा है, जब उड़ीसा में नवीन पटनायक को हराया गया, जब यहाँ पर बिहार में आरजेडी को हराया गया, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हराया गया, तो तोड़ा है। लेकिन अब शायद ही कोई क्षेत्रीय दल बचा है जो जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हराया। तो ये मिथ भी एक टूट गया है कि आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराए। और अब यह है कि यदि आप चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको सब कुछ भूल के सबको एकजुट होना वो जरूरी है। लेकिन क्या वो संभव होगा? भारतीय जनता पार्टी की ताकत बड़ी है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ। बहुत सारे लोगों ने, मित्रों ने मुझे आज फोन करके कहा कि अब तो बड़ा कप दंगा हो जाएगा, उनका वो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं होगा। कुछ लोग कर सकते हैं, 2-4 लोग होते हैं जो हंगामा करते हैं, लिंचिंग करते हैं, वो सब हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो कंटिन्यूटी में चलती है। ममता बनर्जी अगर जीतती तो उनके गुंडे या उनके एजेंट उसमें तबाही कर देते, क्योंकि उनको तो वहीं रहना है ना, उनका आगे पीछे कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कंटिन्यूटी है। बंगाल हारते ही उसके पास पंजाब है, उसके पास उत्तर प्रदेश, और वो रेस्पॉन्ड करेगा, रेजोनेंस करेगा। बल्कि मैं कह रहा हूँ बंगाल का जो रेजोनेंस है वो पंजाब में उनको जिताने में मदद कर सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रीअश्योर करने के लिए मदद कर सकता है कि देखिए हमने बंगाल में खत्म करके भी वो भय खत्म कर दिया। जो योगी आदित्यनाथ का जो शासन चल रहा है वो भी भयमुक्त शासन है ना। और बीजेपी की हिस्ट्री को देखें, आधी बात मैं और बोल देता हूँ कि उसको ये शब्द जो है ना पॉलिटिकल लॉटरी जैसा है, उसको समझ में आ गया। आप 2017 का चुनाव देखिए उत्तर प्रदेश का, उसका कॉइन वर्ड भी भय था। भय ऐसे कि अखिलेश यादव की गुंडागर्दी, रात को लड़कियों को निकलने नहीं देते, रात को निकलना मुश्किल है, रेप हो रहा है, फलाना हो रहा है, क्राइम बढ़ गया, ये कॉइन वर्ड था। सरकार बदल गई 2017 में, जिसकी उम्मीद किसी को शायद नहीं थी। बिहार में वो सरकार में रहकर भी लालू यादव की गुंडा राज को याद दिला के जीतते कि वो आ गए तो वो आ गए। और इसका एक और उदाहरण बताता हूं जो कम लोगों को याद है। 2007 का गुजरात का चुनाव, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, जिस चुनाव में सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था, ठीक है। और उस चुनाव को मैंने पूरा कवर किया, मैंने गुजरात के सारे ही चुनाव मोटे तौर पर कवर किए हैं। उस चुनाव में नरेंद्र मोदी के भाषण की केवल एक लाइन होती थी जो कीवर्ड था कि ये विकास, क्योंकि सरकार तो उनकी चल रही थी 10 साल से, उनका विकास इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि रात को बेटा घर आ जाए। ये भी डर है ना। इसका मैं गुजराती वर्जन बताता हूँ आपको, आपने कवर किया, आपको याद आ जाएगा जी। गाड़ी बाड़ी लाड़ी सब है, सब जिंदा रहोगे तो। हाँ, तो वो जो कॉइन वर्ड है ना, डर है जो है। आप फिल्मों में भी देख लिया, आप तो फिल्मों पे बॉलीवुड पे इतना काम करते हैं, हीरो क्या है? हीरो विलन का डर खत्म कर रहा है। हीरो वही है ना जो विलन का डर खत्म कर रहा है। तो जो मोदी जी ने बड़ा वर्ड कॉइन किया, भय और भूख,
ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है इंसानी जीवन का, इंसानी जीवन का साइकोलॉजिकल फिनोमेना, ये कह रहा और हूं इसको उन्होंने क्रैक कर लिया है। जी। भय को उन्होंने क्रैक कर लिया कि हम भय को खत्म करेंगे, होने नहीं देंगे, और भूख का मतलब ये है कि हम आपको डीबीटी करेंगे। हाँ, तो पूरा फार्मूला क्रैक्ड है ये, फार्मा, राइट। मतलब मोटे तौर पर मैं ऐसा समझा हूं, बाकी पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ, सीट कैसे बदली, नहीं, वो देखिए, यही तो डिस्कशन है कि बाकी जो चीजें वो इसके रिफ्लेक्शंस हैं, हाँ, कोर के डेरिवेटिव्स हैं, वो कोर नहीं। आप बीजेपी ने कोर समझ लिया है, गेम का कोर समझ लिया उसने। अब चाहे जो गेम खेलो हम ही जीतेंगे। आपको भय की बात जो कर रहे हैं यूपी में, आप देखिए अभी जो मेरे ख्याल में लास्ट इलेक्शन जो था वेस्टर्न यूपी में, योगी जी ने क्या कहा था कि हम मई जून में भी तुम्हें शिमला याद दिला देंगे, ठंडा कर देंगे एकदम। पश्चिमी यूपी बदल गया था। तो ये तो उन्होंने फॉर्मूला एकदम क्रैक कर रखा है, करके सीधा कर दूंगा। यस। तो बंगाल में हो या यूपी में हो या इवन गुजरात में हो, मोदी जी तो माइंड मास्टर है। वो चीजों को बहुत ग्राउंड में समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों से संपर्क किया है। तो ये तो थी बंगाल की कहानी। अब मुझे समझाइए तमिलनाडु की कहानी। तमिलनाडु में दो राष्ट्रीय पार्टियां, दो मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां जो सरकार चला चुकी हैं, और कम से कम आधा दर्जन टाइप के सीएम, न जाने केंद्रीय कितने मंत्री लड़ रहे थे, और 2 साल पुरानी पार्टी और एक सुपरस्टार, सबको उसने धराशायी कर दिया। ये कैसे हुआ? ये बड़ा खेल है, बड़ा मतलब ये बड़ा बदलाव मैं मानता हूँ बंगाल से भी ज्यादा। और लोग उसको इसलिए भी असेस नहीं कर पा रहे क्योंकि पुरानी पार्टी का इतिहास आप कर सकते हो कि 2021 में ये किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कब आए थे, और हेडगेवार साहब ने क्या किया था, और गुरुजी ने क्या किया, उसका फल यहाँ मिल रहा है। इस आम के पेड़ पे फल अब लगे 25 साल में। लेकिन वहां एक बड़ा बदलाव हुआ। वो भी कहानी वही कहता है कि जो तमिलनाडु पिछले 50 साल से 60 साल से द्रविड़ राजनीति के साथ चल रहा था। मैं एक सवाल बार बार करता था इस चुनाव में कि क्या तमिलनाडु का आप समझिए, यदि आप तमिलनाडु गए हो, देश के सबसे बड़े सुंदर मंदिर तमिलनाडु में। ट्रू, बिल्कुल सही। और फिर भी वो तमिलनाडु द्रविडियन राजनीति, एंटी सनातन राजनीति पर चल रहा है। तो वो राजनीति एक बार चलती है, जब एमजीआर आए पेरियार के बाद से वो चलता रहा, लेकिन उसका भी तो कहीं फिलअप पॉइंट होगा ना, खत्म होगा ना, उसका सैचुरेशन कहीं पर होगा। वो सैचुरेशन वहां हो गया था। भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ में आया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को इसलिए नहीं लड़ी, शायद मुझे लगता है, क्योंकि वहां पर भी यदि भारतीय जनता पार्टी उसी ताकत से लड़ती तो वो 2021 की बाहरी जनता पार्टी हो जाती तमिलनाडु में, है ना। और मैं इसको कोई वो नहीं कर रहा स्पाइंग की तरह से या जासूसी की तरह से, लेकिन इसको मैं खारिज नहीं करता कि तमिलनाडु में विजय जोसेफ को भारतीय जनता पार्टी ने भापा, तैयार उनको किया कि नहीं किया, सपोर्ट किया कि नहीं किया, लेकिन उसके खिलाफ वो खड़ी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो स्टीम निकाल सकता है इस सारी की, वो आदमी ये होगा, और इसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो तमिलनाडु का। आप बीजेपी या कांग्रेस जाएगी तो एंटी द्रविडियन पार्टी के तौर पर आ जाएगी, और वो पूरा का पूरा प्रेशर खत्म हो जाएगा। जो बंगाल में 2021 में ममता ने किया बाहरी बनाकर, और तमिलनाडु में तो और ज्यादा एंटी सेंटिमेंट है नॉर्थ इंडियंस को लेकर, हिंदी को लेकर, वो सब। तो बीजेपी के लिए वो बड़ा मुश्किल काम था। मैं इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं डालूंगा, लेकिन विजय के लिए ये मौका था कि वो जानते हुए कि भाई यहाँ पर ये द्रविड़ राजनीति खराब हो गई है, खत्म हो गई है, और इससे लोग फेडअप हो गए हैं, तो उसके लिए वो आ सकते हैं। और उसमें उनकी जो सुपरस्टार वाली इमेज है, जो एक्टिविस्ट वाली इमेज है, एक्टिविज्म की इमेज है, उसने उनकी मदद, यूथ उनके साथ खड़ा हुआ था और महिलाएं उनके साथ खड़ी हुई थी, तो उसने इस बदलाव को कर दिया। लेकिन आप मतलब हो सकता है 10 साल बाद या 5 साल बाद या 6 महीने बाद लोग इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आगे एक्सप्लोर करें। नहीं, इसमें मैं एड अप कर देता हूँ। मतलब साउथ इंडिया मेरा बहुत फेवरेट प्लेस है। लास्ट 10 इयर्स में मैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बहुत घूमा हूँ, और बाई रोड घूमा हूँ, और बहुत सारे हमने वहाँ पे गांव के इलाके भी देखे हैं। तो ये हमारे मन में हमेशा आता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ के लोग इतने धार्मिक होते हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा कि सुबह 5 बजे उठिए, आप किसी घर जाइए तो बाहर पूजा के फूल और ये सब बने रहते थे, और आपको फिल्टर कॉफी 5 बजे सुबह मिलती थी आपको।
स्टिल वहां पे वो पॉलिटिक्स नहीं थी। अब जो ये विजय आए तो विजय की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म आज से करीब 23 साल पहले हुई थी 25 साल 23 साल पहले। और उनकी 70 से 80% फिल्में ब्लॉकबस्टर नहीं, वो ब्लॉकबस्टर रजनीकांत है। जो सुपरस्टार हैं। जी। तो जो बच्चा वहां पहली ब्लॉकबस्टर जब वो पैदा हुआ था तब हुई थी उनकी, तो बेहतर है। 18 से 40 का हर व्यक्ति उनका फैन है। ये मैंने वहां जाके देखा है। तो ये मुझे कोई शक ही नहीं था कि वो वोट में कन्वर्ट करना उनके लिए बहुत आसान था। और आपकी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से मैं 50% सहमत हूं कि बीजेपी ने अपने को लीवे दिया कि भैया लेवरेज करो, इनको जीत लेने दो, दोनों द्रविड़ियन को एक बार निपट जाने दो, फिर हम आपको अंगीकार करेंगे या प्रतिकार करेंगे, ये हम आपको देखेंगे आगे। तो ये वो बहुत जो आराम से एंटी किया, द्रविडियन जो गुस्सा हो सकता था उसको निकाल दिया ना उन्होंने, कि अब उसको तो निकाल बदलाव दिया। वो आ सकते हैं। बदलाव में आ सकते हैं या उनको ही आप कुछ समय तक हाँ, अपने जैसे साथ रखिए, जैसे नीतीश जी को कुछ समय तक रखा, बाद में गया, तो ये भी हो सकता है। तो वो भी नीतीश एक जी बड़ी, क्यों याद दिलाते हैं उनको, आराम से छाछ पी रहे हैं, वो सत्तू खा रहे हैं अभी। वो भी भाग्यशाली व्यक्तियों की श्रेणी में से एक लेकिन अब ये शब्द मेरे मुंह से निकल ही गया तो उस पर बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे कांग्रेस की कुछ समझ में नहीं आती कि वो क्या एकदम निर्विकार पार्टी हो गई, जीत हार से वो परे चली गई है, क्या है वो, क्या करते क्या रहते हैं वो। सर आपने ये यक्ष प्रश्न यदि यक्ष से भी पूछा होता तो शायद उसके पास भी जवाब नहीं होता। और ये सवाल का जवाब तब मिल सकता है कि कांग्रेस को अगर ये लगे, ये सवाल कांग्रेस के मन में हो कि वो करते क्या रहते हैं, तब इसका जवाब मिल सकता है। देखिए, इस जवाब की पहली शर्त है कि सवाल का होना। क्या राहुल जी को, मैं माफ कीजिए बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, क्या राहुल जी को लगता है, ये मन में सवाल आता है कि वो क्या करते रहते हैं? कोई ऐसा जवाब नहीं है जो बिना सवाल के मिलता हो। और जितना अच्छा जवाब चाहिए उतना इंटेंस सवाल चाहिए। तो ये इंटेंस सवाल मैंने पूछा आपसे, नहीं मुझसे पूछा है, कांग्रेस ने क्या पूछा है अपने आप से? भाई उनके प्रवक्ता मुझे लगता है राहुल जी से ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हर चैनल में बैठे रहते हैं। अब वो तो उनकी नौकरी है कि ठीक है वो कर रहे हैं, नौकरी मतलब कि उनका काम है ये कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के लीडर, ये तो कांग्रेस के लीडर को समझना ना। जैसे बीजेपी की लीडरशिप ने समझा कि इसको बदलना है, तो एक बार में नहीं बदला, 2 बार में। मैं कह रहा हूँ ना, किसी भी अच्छे जवाब की पहली शर्त है उसका सवाल होना, उसके लिए सवाल होना। ठीक है, क्या ये सवाल कांग्रेस की लीडरशिप में आ गया? ये आता तो हरियाणा में भी आ जाता। आप भी ऐसी इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं ना, अब बहुत ही भोले आदमी क्या। सर मासूम तो विजय जो सुपरस्टार उसके पिताजी थे, उन्होंने तो ऑफर दिया था कांग्रेस को कि 75 सीटें ले लीजिए, लड़ लीजिए, वो भी नहीं लिया आपने। अब वो तो कह रहे हैं, अभी कांग्रेस के नेता मनिकम टैगोर और उन्होंने भी कहा, मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि हमने तो कहा था, राहुल जी को भी कहा था, ये भी कहा था। फिर कहा कि नहीं, खरगे साहब शायद नहीं माने क्योंकि तमिलनाडु के अध्यक्ष जो हैं। अब ये भी नई थ्योरी हो गई कि मतलब कांग्रेस में खरगे साहब की चलती है, राहुल जी की नहीं चलती। ऐसा है ये क्या? भी ये तो आप बता रहे, खबर है ये तो मेरे लिए। नहीं, ये चल रहा है सर। अच्छा खरगे साहब ने मना कर दिया क्योंकि तमिलनाडु के अध्यक्ष खरगे साहब के मतलब एक कॉन्फिडेंस में से है, गुड बुक्स में से। और राहुल जी चाहते थे कि वो विजय के साथ चले जाए। अब ये तो नया परिवर्तन हो रहा है। मैं तो कई बार ऐसा शब्द को मैं मजाक में लेता हूँ, ये तो कलयुग ही आ गया। नहीं, अगेन अगेन कमिंग बैक टू द सीरियस क्वेश्चन कि आप दिल्ली में रहते हैं सर, आपको आबो हवा मिलती रहती होगी, 24 अकबर रोड से कई बार तो दिन में एक आध बार गुजर ही जाते होंगे दाएं बाएं से, तो छन छन के कुछ ना कुछ पता चल, क्या सोच क्या है, मतलब कांग्रेस बातों से तो लगता है वो इंटेंट है उनका कि राजनीति में बने रहना, बट बंगाल में भी देखिए कहाँ लड़ते वो दिखे नहीं आपको। आप बंगाल पे सवाल पूछ रहे हैं, असम पर नहीं पूछा आपने। हाँ असम में चलिए बताइए, असम में बताइए। बीजेपी कांग्रेस सरकार बना सकती है। हाँ तो असम में क्यों नहीं किया उन्होंने? तो जब आपने, हाँ तो यही बात मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस ने तो असम पे ही नहीं पूछा अपने से सवाल, आप बंगाल में कह रहे हैं। देखिए, बड़े लोग होते हैं, उनका कई बार होता है बड़ा मकसद होता है, हम शायद नहीं पहचानते। हम लोग अभी तक ये एक स्टेट के इलेक्शंस और इस पर ही समझते। लेकिन मुझे केवल इतनी सी बात कह रहा हूँ कि मुझे लगता है शायद अभी कांग्रेस लीडरशिप ने सवाल खड़ा नहीं किया अपने से।
और जब तक सवाल खड़ा नहीं होगा तब तक जवाब मिलेगा हम्म। नहीं, ये एकदम है। आखिरी सवाल, तो अब जो ये 2-3 स्टेट बचे हैं, केरल, तमिलनाडु और पंजाब, क्या अब ये अगले टारगेट है, मतलब नेक्स्ट टारगेट वेरी क्लोज टू पंजाब भारतीय सबसे जनता पहले पार्टी के लिए? पंजाब पंजाब की ट्रेन में तो चढ़ ही गए ना, वो 7 पैसेंजर्स तो आ गए उस ट्रेन में। 7 आ गए हैं। हाँ, तो ये तो जब एकला चंद्र रहेगा कि शिरोमणि अकाली दल को नहीं, बैठाएंगे गाड़ी में? तो शिरोमणि अकाली दल भी शायद आ जाएगा उनके साथ। सब पहले जब वो ट्रेन चलती थी ना जिनमें रिजर्वेशन नहीं होता था, तो उसमें क्या करते थे, हम अपने लोगों को चढ़ा जाता था, जो भी फास्ट आदमी होता था डब्बे में, और फिर वो चलती ट्रेन में जो बाहर रह गए हैं उनको चढ़ा लेता था। तो वो जो लोग चढ़ गए हैं ट्रेन में, वो और लोगों को चढ़ा ले। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आम आदमी में ट्रेन में चलता हूँ, आपको शायद नहीं समझ में आएगी क्योंकि वो चार्टर्ड प्लेन में ये सिस्टम होता नहीं, नहीं। मुझे पता है कि जो भाग के चढ़ता है पहले जाके रुमाल डाल देता है, फिर पकड़ पकड़ हाथ सबको चढ़ा लेता है। तो खैर, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है, लेकिन ये राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें एक चीज तो साफ दिख रही है कि इंटेंट, मेहनत और जिजीविशा अगर आपके अंदर है और आप खुद से 3 बार सवाल पूछते हैं, तो वो आपको जरूर उसका जवाब मिलेगा और आप जीत पाएंगे। और हमारे बिरादरी के लोग जो हैं, कृपा करके अपना जो चश्मा है उसको एनालिसिस के तौर पर रखें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एक तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा होती, भ्रमम फिल्म बन जाती है इससे। सर वो बड़े लोग, हाँ खैर, वो बड़े लोग हैं सर, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि देश की राजनीति किस तरह बैठ रही है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी परिस्थिति यहाँ पे क्या बनती है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मजा आया। टेक केयर सर। यस सर।